हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के 10 वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इससे पहले भी इस सीरीज़ के वीडियोज़ को हमने अपलोड किया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। उस एप्लीकेशन के ऊपर मैथ और रीजनिंग दोनों का ही फाउंडेशन बैच चल रहा है। प्रत्येक बैच का फी वहाँ पे आपको 350 रुपये देने होंगे, यानी 350 में कंप्लीट मैथमेटिक्स और 350 में कंप्लीट रीजनिंग आपको वहाँ पे कराया जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन है वह आपका प्रोबेबिलिटी से है, यानी कि प्रायिकता से है, और बहुत ही सिंपल टॉपिक आपका प्रोबेबिलिटी भी होता है ना। कभी पूरे टॉपिक को लेकर के भी हम आएंगे। यहाँ पे देखिएगा क्या बोला गया है। बोला है एक बक्से में 100 पेन है। अच्छा, यहाँ पे टोटल जो संख्या दे रखा है कलम का ना, टोटल वह कितना दे रखा है? टोटल संख्या आपका दे रखा है 100। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोला है, जिसमें से 8 खराब है। 100 पेन में से ना 8 पेन खराब है। अब हमें बताना है कि अगर इस बक्से में से एक कलम को निकाला जाए तो उसके खराब न होने की प्रायिकता क्या होगी। हमें क्या इस क्वेश्चन में बताना है, उसके खराब न होने की प्रायिकता क्या होगी, यानी कि नेगेटिव प्रायिकता बताना है। तो सबसे पहले हम यह निकालेंगे कि उसके खराब होने की प्रायिकता कितनी होगी। तो देखिएगा, प्रायिकता के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि जो पूछा जाता है उसको ऊपर लिखते हैं और जो टोटल होता है उसको नीचे लिखते हैं। इससे किसी भी चीज़ की प्रायिकता निकल जाती है। जो पूछा जाए उसको ऊपर, जो टोटल होगा उसको नीचे। जैसे पेन के खराब होने की प्रायिकता कितनी होगी, तो खराब कलम कितना है, खराब पेन कितना है 8, टोटल कितना कलम में से 100 कलम में से, तो पेन के खराब होने की प्रायिकता होगा 8/100। पेन के खराब होने की प्रायिकता क्या होगा, 8/100 होगा। लेकिन हम लोगों से पूछा है न होने की प्रायिकता, तो जब भी नेगेटिव प्रायिकता पूछा जाए तो एक में से इसको घटा लेना है। क्या करना है आपको, एक में से घटा लेना है बस। अब आप इसको सोल्व करिए और आंसर आपका आ जाएगा। काटे इसको, अगर 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। भिन्न का घटाव करिए, 25 से कम 25, 25 में से 2 माइनस करेंगे 23, 23/25, यानी कि कलम के खराब नहीं होने की प्रायिकता यही आपका क्या होगा, 23/25 होगा। नहीं होने की प्रायिकता कितना होगा, 23/25 होगा। आगे चलिए, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसे बोला जाता कि कलम किसी बक्से में 200 बॉल है, ठीक है, 200 गेंदे हैं। अब इस 200 गेंद में से टोटल 200 गेंद है, इसमें से जो लाल गेंद है ना उसका संख्या 10 है। टोटल 200 गेंदों में से लाल गेंद का संख्या 10 है। अब अगर इसमें से एक गेंद निकाले तो उसके लाल होने की क्या प्रायिकता है, तो हम क्या निकालें, क्या लिखेंगे ऊपर में जो पूछा गया है। तो लाल होने की प्रायिकता पूछा गया है तो लाल की संख्या ऊपर लिखेंगे, लाल बॉल की संख्या ऊपर लिखेंगे, और बट्टा में हमें लिखना है टोटल। इसको सोल्व करिए और यहाँ से आपका प्रायिकता आ जाएगा गेंद के लाल होने की। अगर पूछा जाए कि गेंद के लाल न होने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसी को हम क्या करेंगे, एक में से माइनस कर लेंगे बस। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है आपका वह आपका इरिगेशन टॉपिक से है, और ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि 2 बर्तन ए और बी में चीनी और पानी के मिश्रण में 4:5 और 3:2 का अनुपात है। पहले इतना डाटा हम लिख लेते हैं। देखिए, 2 बर्तन हैं ए और बी। पहले बर्तन में चीनी और पानी यानी कि शुगर और वाटर में जो रेशियो दे रखा है ना वो आपका दे रखा है 4:5 का। और दूसरा बर्तन है आपका बी। दूसरे बर्तन बी में चीनी और पानी यानी कि शुगर और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो आपका 3:2 दे रखा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, अब बोला है कि आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण प्राप्त करना है। आधा चीनी और आधा पानी। अच्छा, आधा चीनी और आधा पानी का मतलब है चीनी और पानी में 1:1 का अनुपात है ना। आधा चीनी आधा पानी का मतलब बराबर, बराबर का मतलब 1:1। तो हमें बताना है कि आधी चीनी और आधा पानी का नया मिश्रण, यानी जो नया मिश्रण प्राप्त हो, यानी जो कॉमन बर्तन हो उसमें शुगर और वाटर का जो रेशियो हो ना वह आपका बराबर हो। आधी का मतलब है कि बराबर मतलब 1:1 हो जाए। इसके लिए दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से समझिएगा। बोला यह गया है कि 2 बर्तन ए और बी में चीनी और पानी में 4:5 और 3:2 का अनुपात है।
अब इस दोनों बर्तन के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाए, किस अनुपात में मिलाए का मतलब है कि इसका कितना मात्रा इसके कितने मात्रा के साथ, बर्तन ए का कितना मात्रा बर्तन बी के कितने मात्रा के साथ मिलाए कि मिश्रण में दोनों बराबर आ जाए, यानी मिश्रण में दोनों 1:1 के अनुपात में आ जाए। आधा आधा कहने का मतलब बराबर, बराबर कहने का मतलब 1:1। अब कैसे सोल्व करते हैं ध्यान से समझिएगा। हमेशा जब भी आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जाइए तो पहला ड्यूटी आपका यही है, अगर आप क्वेश्चन को सिंपल बनाना चाहते हैं तो, कि सब जगह बर्तन में जो है ना, सभी बर्तन के मिश्रण के मात्रा को आप बराबर कर लीजिए। तो देखिए पहला बर्तन में मिश्रण कितना है 9, दूसरा में 5 और तीसरा में 2। देखिए पहला में क्या है 9, दूसरा में क्या है 5 और तीसरा में क्या है 2। इस तीनों को इक्वल करना है। तो आप सोचिए जरा सा कि ऐसा कौन सा संख्या है जो तीनों के टेबल में है। तो 9 5 और 2 9 5 45 दूना 90, हम 90 बना सकते हैं। 9 5 और 2 तीनों को हम क्या बना सकते हैं 90, तो आप 90 बना लीजिए। चलिए पहले बर्तन के मात्रा को 90 बनाइए, तो 9 है, 9 में 10 से गुना करेंगे तो मिश्रण का मात्रा 90 हो जाएगा। दूसरे बर्तन में 5 है, 5 में 18 से गुना करेंगे 90 हो जाएगा। और तीसरा में 2 है, 2 में अगर हम गुना करें 45 से तो यहाँ पे भी मात्रा कितना हो जाएगा 90। यानी हमें क्या करना है, हमें मिश्रण का मात्रा बराबर कर देना है तीनों जगह। ठीक है, हमें मिश्रण का मात्रा तीनों बर्तन में क्या करना है, बराबर कर देना है। ओके, चलिए अब बराबर करिए। अब बराबर करिए, 10 से गुना करिएगा तो 10 चौके 40। पहले बर्तन में देख लीजिए चीनी का मात्रा 40, आप चाहे तो इसका भी मात्रा निकाल सकते हैं। ठीक है, 10 पंचे कितना हो जाएगा 50। दूसरे बर्तन में चलिए चीनी का मात्रा 18 तिया 54 और पानी का मात्रा 18 दूना 36। मिश्रण में देख लीजिए चीनी का मात्रा 45 एकम 45 हो गया और यहाँ पे पानी का मात्रा भी कितना होगा आपका 45 हो जाएगा। इतना क्लियर है। क्या किए हम लोग, तीनों बर्तन के मिश्रण के मात्रा को बराबर कर दिए हैं। बराबर कैसे किए, यहाँ पे मिश्रण 9 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 2 था। 9 5 2 कहाँ जाके बराबर होगा 90 पे, तो हम 90 बनाए। 9 में 10 से गुना करेंगे 90, 5 में 18 से गुना करेंगे, 2 में 45 से गुना करेंगे 90। और ऐसा करने से इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। अंतर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 4:5 का मतलब क्या होगा 4/5 होगा। और 10 से आप गुना किस में किए हैं, दोनों में। तो जब आप ऊपर और नीचे दोनों में 10 से गुना करते हैं तो इससे मान में कहाँ अंतर आएगा, इससे तो यह वैल्यू कट ही जाएगा। 40/50 करके देखिए 4:5 ही आ जाएगा। तो ऐसा करने से मान में भी कोई अंतर नहीं आता है और हम लोगों का एक छोटा सा काम भी हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एलिगेशन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लगाएंगे एलिगेशन। किस अनुपात में मिलाए, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एलिगेशन मेथड यूज करते हैं। अब एलिगेशन में यहाँ देखिए 3 बिंदु बना, पहला, दूसरा, तीसरा। आपको क्या करना है कि कोई एक ही वस्तु लेना है। अगर आप शुगर लेते हैं तो तीनों जगह शुगर लेना है, अगर आप वाटर लेते हैं तो तीनों जगह वाटर लेना है। ओके, तो हम शुगर लेते हैं तो बर्तन ए में शुगर का मात्रा कितना है 40 है। अब बर्तन बी में चलिए, बर्तन बी में शुगर का मात्रा कितना है 54 है। और मिश्रण में शुगर का मात्रा, मिश्रण वाला जो भाग होगा उसको यहाँ पे लिखना है। मिश्रण में शुगर का मात्रा कितना है 45 है। ठीक है, पहली बिंदु पर पहली बातें, दूसरी बिंदु पर दूसरी बातें और कॉमन बिंदु पे कॉमन बातें। अब एलिगेशन मेथड में क्या करते हैं, क्रॉस में घटा के लिखते हैं। तो 54 में से 45 माइनस करिएगा कितना होगा 9 हो जाएगा। अनुपात 40 में से 45 माइनस करेंगे क्या होगा 5। क्रॉस में घटाते हैं और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाते हैं। 9:5, यानी कि दोनों बर्तन के मिश्रण को 9:5 के अनुपात में अगर मिलाया जाएगा तो फिर उसमें आधी चीनी और आधी पानी का आपको मिश्रण प्राप्त होगा। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, बराबर करेंगे, उसके बाद एलिगेशन लगा देंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे हमेशा है ना शुगर लेके ही क्वेश्चन को सोल्व करें, आप वाटर भी ले सकते हैं, लेकिन तीनों पॉइंट पे आपको क्या लेना पड़ेगा वाटर। पहले बिंदु में इतना है ना, पहले बर्तन में वाटर, दूसरे बर्तन में वाटर, मिश्रण में वाटर, इसका भी उपयोग करके आप अपने क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, बोला है 300 और 500 के बीच की संख्या बताएं जो 6, 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाज्य है। हमें इस क्वेश्चन में बताना है 300 और 500 के बीच का संख्या। तो सभी ऑप्शन को गौर से देखिए, जितने भी ऑप्शन है ना सब 300 और 500 के बीच है। अब 300 और 500 के बीच ऐसी संख्या बताना है जो 6, 8, 10, 12 सबसे कटे। 6 से भी कटे, 8 से भी कटे, 10 से भी कटे, 12 से भी कटे। तो पहले 6 से ही चेक कर लेते हैं।
6 से वही संख्या कटता है जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। ध्यान रहे 6 से कौन कटेगा, 6 से वही संख्या कटेगा जो 2 से भी कटे और 3 से भी कटे। ठीक है, अब 3 से कौन संख्या कटता है, जिसके अंकों का योग 3 से कटे। तो पहला जो संख्या है जिससे हमें चेक करना है वह 6 है, और 6 से वही कटेगा जो 2 और 3 दोनों से कटे। और 3 से कटने का नियम यह कहता है, बहुत सिंपल सी बात है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कटे वही 3 से कटेगा। तो देखिए विकल्प ए हमारा आंसर कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अंकों का योग 5 है। अब इसके अंकों का योग 5 है, मतलब कि यह 3 से नहीं कटेगा, और जब 3 से नहीं कटेगा तो 6 से नहीं कटेगा, और हमें ऐसे ऑप्शन को चुनना है जो 6 से कटे। तो विकल्प ए आंसर नहीं होगा। विकल्प बी भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसके अंकों का योग 7 है। उसी तरह से विकल्प सी भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसके अंकों का योग 9 है। 3 से वही कटेगा जिसके अंकों का योग 3 से कटे। इसके भी अंकों का योग 3 से नहीं कटा, इसके भी अंकों का योग 3 से नहीं कटा, इसके भी अंकों का योग 3 से नहीं कटा। तो 3 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब 6 से भी नहीं कटेगा, और जो 6 से नहीं कटेगा वो हमारा आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा आंसर वह होगा जो 6, 8, 10, 12 सबसे कटे। अब मान लीजिए कि 6 से कटने वाला 2 ऑप्शन हो जाता, तो फिर अगली संख्या से हम चेक कर लेते, 8 से चेक कर लेते, फिर 10 से चेक कर लेते। हालांकि उतना आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 1-2 संख्या से ही चेक करने पर आंसर आपका आ जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है 512 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग होते हैं। गुणक का मतलब गुणनखंड होता है। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे कहे कि 16 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है, इसका मतलब है कि 16 को काटने वाली कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग है। तो छोटी संख्या आप सोच सकते हैं, 16 को काटने वाली पहली संख्या 1 तो दुनिया की किसी भी संख्या को काटता है, तो 16 को 1 काटेगा, और 1 पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग संख्या उसको बोलते हैं जिसका वर्गमूल पूर्णांक के फॉर्म में आ जाए, जैसे 1 है ना, या फिर जो किसी के वर्ग करने पर आता है, जैसे 1 के वर्ग करने पर आता है। अच्छा, 16 को 1 काटेगा, उसके अलावा 2 काटेगा, लेकिन 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 3 नहीं काटेगा, 4 काटेगा फिर इसको, और 4 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके अलावा 8 काटेगा, लेकिन 8 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, फिर सीधे 16 इसको काटेगा, 16 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो अगर अलग से क्वेश्चन हम लोग लिए थे, अगर हमें यह बताना पड़े कि 16 को काटने वाली कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग है, यानी कि 16 के कितने गुणक पूर्ण वर्ग है, तो हमारा आंसर क्या होता है, 1, 2 और 1, 3। 16 को काटने वाली 3 संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग है। तो छोटी संख्या में ऐसे चेक करेंगे, जब संख्या बड़ा होगा तो क्या करेंगे, तो बड़ा होगा तो इसको फैक्टराइज करिए, 16 को अभाज्य संख्या में तोड़िए, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। क्या करना है, प्राइम नंबर में तोड़ना है। और प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद देखिए कि कितना पेयर बना, 1 जोड़ा लगाइए, कितना जोड़ा बना, 1 और 1 2 जोड़ा बना है। तो जितना जोड़ा बना संख्याओं का उससे 1 ज्यादा, ध्यान रखिएगा, जितना जोड़ा बनेगा ना, संख्याओं को अभाज्य संख्या में तोड़िए, और अभाज्य संख्या में तोड़ने के बाद संख्याओं का जितना जोड़ा बने उससे 1 ज्यादा संख्या ना उसको काटने वाली होगी, जो कि पूर्ण वर्ग होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि संख्याओं को प्राइम नंबर में तोड़ना है, और प्राइम नंबर में तोड़ने के बाद जितना जोड़ा लगे, उसकी अभाज्य संख्याओं का जितना जोड़ा लगे, जोड़ा लगाते वक्त ध्यान रखिएगा 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, है ना। तो जितना जोड़ा बनेगा, जितना पेयर बनेगा, उससे 1 ज़्यादा। 1 ज़्यादा पता है किसके लिए होता है, 1 के लिए होता है, क्योंकि 1 तो सबको काटता है ना। तो यही 1 एक्स्ट्रा हो जाता है, जिसकी वजह से 1 हम लोग ऐड करते हैं। अब आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। हमें क्या बताना है, 512। तो 512 को आप सबसे पहले अभाज्य संख्या में तोड़िए। अभाज्य संख्या में तोड़ने का मतलब है, अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा और किसी से ना कटे, जैसे 2, 3, 5, 7 है ना। 2, 3, 5, 7 स्वयं और 1 के अलावा और किसी से नहीं कटता है। तो आइए 2 से तोड़ते हैं। अगर 2 से तोड़िएगा तो 256, किसी भी संख्या को 2 से तोड़ने पर वह आधा हो जाता है। फिर 2 से तोड़िएगा 128 होगा। फिर 2 से तोड़िएगा 64 हो जाएगा। पुनः 2 से अगर इसको तोड़ते हैं तो यह आपका 32 हो जाएगा। पुनः 2 से अगर इसको हम तोड़ते हैं तो यह आपका 16 होगा। फिर से 2 से तोड़िए 4 होगा। फाइनली फिर से 2 से तोड़िए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए कितना जोड़ा बना, काउंट करिएगा। देखिए 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा और 4 जोड़ा। यहाँ पे देखिए कितना जोड़ा बना है आपका, 4 जोड़ा बना है। चेक कर लेते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, 16, 32, 64, 128, 256। लग रहा है कहीं एक जगह गड़बड़ी हो गई है। हाँ, यहाँ पे गड़बड़ी हो गई है, देख लीजिएगा, यहाँ पे गड़बड़ी आपका हो गया है। 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा, 8 होगा। और पुनः 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ क्या होगा, 4 होगा। और पुनः 2 से तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। अब चेक करिए, अब चेक करिए जरा सा। देखिए यहाँ पे 2 दूना 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512। अब जोड़ा लगाइए, देखिएगा 1 जोड़ा लगा, ठीक है भाई।
दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, 4 जोड़ा बना। यहाँ तो अकेले संख्या बच गया है तो यह तो पेयर नहीं बना पाया। तो कितना जोड़ा बना है? 4। तो 4 पेयर बना है, तो जितना पेयर बनेगा उससे एक ज़्यादा, जितना पेयर बनेगा उससे एक ज़्यादा संख्या ऐसा होगा जो कि पूर्ण वर्ग होगा, जो इसको काटेगा। तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा? 5 होगा। इसको काटने वाला 512 को काटने वाला ना कुल 5 संख्या होगा जो कि पूर्ण वर्ग होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है एक अमीर आदमी ने अपनी जायदाद जमीन के रूप में का अपने 5 बेटों के बीच बंटवारा कर दिया। एक व्यक्ति अपने जमीन का बंटवारा 5 बेटों में किया है, लेकिन बाद में उसने अपने सबसे छोटे बेटे का हिस्सा वापस ले लिया। 5 बेटों में किया, लेकिन बाद में क्या किया कि अपने सबसे छोटे बेटे का हिस्सा वापस ले लिया और उसे अन्य बेटों में बांट दिया। यानी इसका पूरा जो संपत्ति है अब कितने भागों में बटा है? 4 बराबर भागों में बटा है। यदि सबसे बड़े बेटे के पास अब 93.75, सबसे बड़े बेटे के पास कितना? 93.75 इतना स्क्वायर मीटर जमीन है, तो अमीर के पास यानी उस व्यक्ति के पास वास्तव में कितना जमीन था? तो देखिए यह क्या किया है कि अपने जमीन को 4 भागों में बांटा था, पहले 5 भाग में बांटा था, लेकिन सबसे छोटे बेटे का हिस्सा लेकर के बाकी सब में बांट दिया। इसका मतलब है कि बाकी 4 में बराबर बराबर बांटा है। ओके, अब सबसे बड़े बेटे का हिस्सा इतना है, तो जितना बड़े बेटे का हिस्सा होगा उतना ही हिस्सा बाकी सभी का भी होगा। यानी इतना इतना संपत्ति कितने पुत्रों में बांटा गया है? 4 पुत्रों में, 5 पुत्रों में नहीं, 4 पुत्रों में। तो 4 से अगर हम गुना कर दें, यह सबसे बड़े बेटे का हिस्सा है, इसमें 4 से अगर गुना कर देंगे तो बाकी चारों का हिस्सा निकल जाएगा, और बाकी चारों का जो कुल हिस्सा होगा उतना ही इस व्यक्ति के पास रहा होगा। तो 4 से गुना करिए, 5 चौके 20, 0 हासिल 2, 7 चौके 28 और 2 30, 0 हासिल 3। 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव डालिए। 4 तिया 12 और 3 15, 5 हासिल 1, 9 चौके 36 और 1 37, यानी कि 375 वर्ग मीटर। 375 वर्ग मीटर इस व्यक्ति के पास वास्तव में जायदाद था, वास्तव में जमीन था। यहाँ 5 से गुना नहीं करेंगे, हम कितना से गुना करेंगे? 4 से ही गुना करेंगे, क्योंकि यह व्यक्ति जो है अपने संपत्ति का बंटवारा वास्तव में अपने 4 पुत्रों में ही किया है। तो एक का हिस्सा इतना, तो चारों का हिस्सा कितना? गुना कर देंगे 4 से। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, यह आपका माध्य माध्यिका से है और बहुत ही अच्छी तरह से पूरे स्टैटिक्स टॉपिक को हमने पढ़ाया है। आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, एक एक कॉन्सेप्ट आपका वहाँ से मिल जाएगा। हमें यह बताना है इस क्वेश्चन में कि इसका माध्यिका बहुलक और माध्य क्या होगा। माध्यिका बहुलक और माध्य, अच्छा जिस ऑर्डर में क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन रहता है ना, उसी ऑर्डर में ऑप्शन भी होगा। पहले माध्यिका तो ऑप्शन में पहले माध्यिका ही होगा, है ना। उसके बाद बहुलक, उसके बाद माध्य, तो ऑप्शन में उसके बाद बहुलक और उसके बाद माध्य ही होगा। देखिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे ना, कि संख्याओं को, जो भी संख्या दिया गया है उसको हम आरोही क्रम में सजाएंगे, यानी बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में सजाइए। सबसे पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद देखिए 2 आएगा, फिर 3 आएगा। चलिए 1 2 3, अब 4 भी है क्या? 4 नहीं है, 5 है, ठीक है। उसके बाद 5 लिखेंगे, 6 नहीं है इसमें कहीं, है ना। 7 भी नहीं है, इसके बाद हम 8 लिखेंगे। चलिए 8 कितना बार आया है? 8 आपका 2 बार आया है, तो 2 बार 8 लिखेंगे। अब 9 देख लीजिए कितना बार आया है यहाँ पे? 9 3 बार आया है, तो 9 को हम 3 बार लिखेंगे। और तो कोई संख्या नहीं है। देखिए 1 2 3 4 नहीं है, 5 1 बार है, 6 नहीं है इसमें, 7 नहीं है इसमें, 8 2 बार है और 9 कितना बार है? 3 बार। कुल मिला के 3 3 6 और 3 9 संख्या। देखिए 3 3 6 और 3 9 संख्या हो गया, ठीक है। तो पहला काम आपको क्या करना है कि संख्याओं को आरोही क्रम में लिख देना है। अब आरोही क्रम में लिखने के बाद जो संख्या बिल्कुल बीच में आएगा वही माध्यिका होगा, ठीक है। माध्यिका यानी मीडियन कौन होगा? जो संख्या बिल्कुल बीच में आएगा। तो बिल्कुल बीच वाला संख्या इसमें से पहचानिए। 9 संख्या है, तो 4 संख्या आप लेफ्ट से हटाइए और 4 संख्या राइट से हटाइए। बीच में क्या बचा? 8, यही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो माध्यिका हमारा क्या होगा? 8। तो 8 से यह ऑप्शन भी शुरू नहीं हुआ है और 8 से यह ऑप्शन भी शुरू नहीं हुआ है, तो 2 ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया। माध्यिका कितना हो जाएगा? 8। अब ध्यान से समझिए, अगर बीच में 2 संख्या बचता, यहाँ तो बीच में 1 संख्या बचा है, अगर बीच में 2 संख्या बचता तो फिर उस दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग लेते, है ना। बीच में 1 संख्या बचेगा तो वही माध्यिका होगा, लेकिन अगर बीच में 2 संख्या बच जाए उस केस में दोनों को जोड़ के हम 2 से भाग करेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आता है 1 2 3 4 5 6 7
8। अब देखिए बीच में कितना संख्या आ गया, ध्यान से देखिए, है ना। 3 इधर से हटाइए, 3 इधर से हटाइए, 4 नहीं हटा सकते, 4 लेफ्ट से 4 राइट से हटाइएगा तो सभी संख्या हट जाएगा। तो 3 लेफ्ट 3 राइट से हटाएंगे तो बीच में 2 संख्या बचा। अब हमारा माध्यिका क्या होगा, तो अब माध्यिका निकालना होगा ना। तो बीच में अगर 2 संख्या बचे तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग करिए। अगर 1 संख्या बचेगा तब तो वही आंसर होगा, लेकिन 2 संख्या बचने के केस में दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें बताना है बहुलक, ठीक है। माध्यिका तो पता लग गया है, माध्यिका कितना होगा आपका, यही माध्यिका होगा। जो संख्या बिल्कुल बीच में आया है यही क्या होगा, माध्यिका होगा। बहुलक क्या होगा, तो इस पूरे में जिस संख्या का आवृत्ति सबसे ज्यादा बार हुआ है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया है वही बहुलक होगा। तो सबसे ज्यादा बार देखिए कौन आया है, 8 2 बार आया है, 9 3 बार आया है, तो सबसे ज्यादा बार 9 आया है, तो बहुलक आपका 9 हो जाएगा। तो 8 के बाद 9 किस ऑप्शन में है, विकल्प सी में है, विकल्प डी में नहीं है। तो हमारा आंसर क्या होगा, विकल्प सी हो जाएगा। हम लोग माध्यिका निकाल लिए हैं, बहुलक निकाल लिए हैं। अच्छा हमें माध्य भी बताना है, ठीक है। हमें इस क्वेश्चन में माध्य भी बताना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों जैसे औसत निकालते हैं वैसे माध्य निकालते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ करके उसमें उसकी संख्या से भाग करते हैं। आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, तो सबको जोड़िए, 1 और 2 3, 3 6 5 11, 11 8 19, 8 27, 27 और 27 कितना हो जाएगा 54, और 54 में कितना से भाग करेंगे, 54 में भाग करेंगे 9 से। आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या, तो आंकड़ों का योग कितना है 54, जो भी आंकड़ा दिया गया है उसका योग 54 है, और इसका कुल संख्या 9 है। 54 बट्टा 9 करिए, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का यही विकल्प सी, जो हमने पहले ही आपको बता दिया था। माध्यिका कैसे निकालेंगे, संख्याओं को आरोही क्रम, आप अवरोही क्रम में भी सजा सकते हैं, बट आरोही क्रम में ही सजाइएगा, दोनों में रिजल्ट सेम ही आता है। आरोही क्रम में सजाने के बाद जो संख्या बिल्कुल बीच में आएगा वह माध्यिका होगा। पूरे संख्या में यानी पूरे सीरीज में जिस संख्या का पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा बार होगा वह बहुलक होगा, और माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बट्टा आंकड़ों की संख्या। बस चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए क्या है, बोला है गांव में बगैर बिजली के रहने वाले सभी 1200 घरों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिया गया है, मतलब निर्णय लिया गया है। यदि विद्युतीकरण का दर 75% प्रति वर्ष है, यानी प्रत्येक वर्ष 75% घरों में विद्युतीकरण हो रहा है, तो 2 साल के बाद बगैर बिजली कनेक्शन के रहने वाले परिवारों की संख्या बताइए 2 साल के बाद। अब देखिए विद्युतीकरण का दर क्या है 75%, 75% का मान बताइए क्या होगा, 75% का मान होगा आपका, अच्छा एक चीज बताइए कि 75% के अंदर तो विद्युतीकरण हो रहा है, तो शेष कितना बचा 25%, तो 25% जो होगा है ना, 25% शेष क्या बच जाता होगा आपका, हर साल शेष बच जाता होगा, यानी हर साल 1/4 शेष बच जाता होगा। यह बात तो कन्फर्म है। कितने प्रतिशत में विद्युतीकरण हो रहा है 75% प्रति वर्ष, यानी प्रत्येक साल 75% को तो बिजली लग जाता होगा, लेकिन 25% को बिजली नहीं लगता होगा। क्या बोला है, बगैर बिजली कनेक्शन के कितना परिवार रह जाता होगा प्रत्येक साल 25%, क्योंकि 75% में ही लगता है, तो प्रत्येक साल 1/4 रह जाता है। हमें बताना है कि 2 साल बाद कितना बचेगा। तो देखिए 1200 कुल परिवार है, 1 साल के बाद कितना बचेगा, इसका 1/4, 2 साल के बाद कितना बचेगा, इसका 1/4, फिर से जितना साल बोले उतना बार इससे गुना कर लीजिए बस, है ना। 4 चौके 16, 16 से काटिए, 16 सते 112, 8 16 पंचे 80, यानी 75 घर ऐसा होगा जो विद्युतीकरण से बच जाएगा, जो बिना कनेक्शन का रह जाएगा, क्योंकि विद्युतीकरण का जो दर है वह 75% ही है। तो हर साल 75% घरों में बिजली लगेगा, यानी 25% अभी भी वंचित रह जाएगा। 25% मतलब 1/4 प्रत्येक साल में वंचित रह जाएगा। तो 2 साल में कितना, तो 1200 अभी कुल घर है, पहला साल इसका 1/4 और दूसरा साल फिर इसका 1/4, यानी इसका उतना बार गुना करेंगे जितने साल में पूछेगा। बस बढ़िए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है किस वर्ष पिछले वर्ष के तुलना में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुआ है। हमें बताना है जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सबसे अधिक हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ पे चार्ट दिया गया है, 1951 का जनसंख्या देख सकते हैं, यहाँ पे आके रुका है, यानी 10 है। अच्छा या लाख करोड़ में है, किस में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1961 में कितना है 30 है, 1971 में कितना है 40 है, 1981 में कितना है 50 है,
91 में कितना है 60 है और 2001 में कितना है 70 है। हमें बताना है कि जनसंख्या प्रतिशत वृद्धि सबसे ज़्यादा किस वर्ष हुआ है। तो गैप देखिए कि सबसे ज़्यादा किस वर्ष है, बाकी सब में देखिए 10 का गैप है, देख लीजिए 10 का गैप ना, 70 60 60 50 है ना, उसके बाद 50 40 40 30, लेकिन इस दोनों का गैप देखिए, यहाँ देखिए यह कितना था आपका 10 था है ना 1951 में, और 1961 में कितना हो गया 30 हो गया, यानी सीधे कितना बढ़ गया 20 बढ़ा है, सीधे कितना बढ़ा है 20 बढ़ा है। बाकी वर्षों में देख लीजिए 10 की वृद्धि 10 की वृद्धि 10 की वृद्धि 10 की वृद्धि, लेकिन 51 से 61 में कितना वृद्धि हुआ है 30 का वृद्धि हुआ है, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। तो हमें यही बताना है कि किस वर्ष परसेंटेज वृद्धि सबसे ज़्यादा, तो 20 का वृद्धि हुआ है, 10 पे ही 20 का वृद्धि हो गया, तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत मान तो इसी का आएगा। तो हमें बताना है पिछले वर्ष के तुलना में किस वर्ष, तो 1961 हम लोग अपना आंसर चुनेंगे। 1961 में वृद्धि दर सबसे अधिक है। और वैसे भी एक चीज ध्यान रहे कि देखिए 1951 में क्या था आपका, 1951 में कितना था 10 था जनसंख्या, और 1961 में कितना हो गया, 1961 में आपका हो गया कितना हो गया है 30 हो गया है। मान लीजिए कि 20 भी होता और 1971 में फिर आपका 30 ही होता, ठीक है, 1981 में आपका 40 ही होता, इस तरीके से देख लीजिए, फिर भी प्रतिशत वृद्धि दर अधिक किसमें होता आपका 61 में ही होता, क्योंकि देखिए 10 पे ही 10 का वृद्धि, यहाँ पे भी 10 का वृद्धि हुआ है, यहाँ पे भी 10 का वृद्धि हुआ है, लेकिन यहाँ 10 का वृद्धि हुआ है 20 पे, यहाँ 10 का वृद्धि हुआ है 30 पे, और यहाँ 10 का वृद्धि हुआ है 10 पे। तो जितने कम पे वृद्धि समान वृद्धि हो, लेकिन यहाँ पे 10 पे ही 10 का वृद्धि हो गया, मतलब यहाँ परसेंटेज वैल्यू ज़्यादा आएगा। देख लीजिए 10 का वृद्धि हुआ है कितना पे 10 पे, प्रतिशत के लिए गुना करेंगे 100 से, देख लीजिए 10 गुने 10 कितना परसेंट वृद्धि हो गया 100। 20 पे 10 का वृद्धि हुआ है, तो यहाँ देखिए 10 का वृद्धि हुआ है 20 पे, परसेंटेज में कितना गुना करेंगे 100, 20 पंचे 100, देख लीजिए कितना आ गया 50 आ गया। यानी कि समान वृद्धि भी हो तो हम देखेंगे कि जहां सबसे कम में समान वृद्धि होगा उसमें ही परसेंटेज वृद्धि आपका सबसे ज्यादा माना जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है यदि 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में, अच्छा देखो यहाँ पे क्या है 2 पुरुष है, पुरुष को हम मैन से दर्शाएंगे, 2 पुरुष और 3 महिलाएं, महिलाएं को वोमेन से दर्शाएंगे। यह किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, मतलब दोनों का इफिशियंसी बराबर होगा। इफिशियंसी बराबर दोनों का क्यों होगा, इसलिए दोनों का इफिशियंसी बराबर होगा क्योंकि क्वेश्चन में यह बोला है कि 2 पुरुष या 3 महिलाओं को समय लगता है 30 दिन, तो दोनों को बराबर समय लगता है, चाहे आप इससे काम ले या फिर इससे काम ले, समय बराबर लगता है। तो समय बराबर कब लगता है, जब इफिशियंसी बराबर हो। हम बोलेंगे कि किसी काम में ए को जितना समय लगता है उतना ही समय बी को लगता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ए और बी का इफिशियंसी बराबर है। तो यहाँ पे 2 पुरुष और 3 महिलाओं को 30 दिन का समय लगता है, मतलब दोनों का इफिशियंसी बराबर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, मैन और वोमेन की इफिशियंसी का रेशियो निकालेंगे। जो कैसे निकलेगा, जो मैन के सामने होगा वह मैन का इफिशियंसी, तो मैन के सामने क्या है 3, तो मैन का इफिशियंसी 3, और जो वोमेन के सामने होगा वह वोमेन का इफिशियंसी, तो वोमेन का इफिशियंसी क्या होगा 2। तो मैन और वोमेन का इफिशियंसी यहाँ से आ गया आपका 3:2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टोटल वर्क निकालिए। देखिए टोटल वर्क आपका मैन के रूप में भी आ सकता है, वोमेन के रूप में भी। हम मैन के रूप में निकालते हैं। 2 आदमी के लिए कितना दिन का काम था, 30 दिन का काम था, तो टोटल वर्क हो जाएगा 2 मैन गुने 30। अब इस टोटल वर्क को किससे लेना है, बोला है 6 पुरुष और 1 महिला उसी काम को कितने दिन में। इस टोटल वर्क को लेना है 6 पुरुष और का मतलब होता है प्लस, और 1 महिला, इस काम को 6 पुरुष और 1 महिला कितना दिन में, तो बट्टा में 6 पुरुष और 1 महिला लिखेंगे। हमेशा टोटल वर्क आपको लिखना है ऊपर, और इस काम को जिससे लेना होगा उससे करना है आपको भाग। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, वर्कर्स गुने डे करके निकालते हैं। तो वर्कर कितना है 2 पुरुष, इसको समय 30 दिन लगा, या फिर 3 महिला को समय 30 दिन लगा, तो हम टोटल वर्क पुरुष के रूप में भी निकाल सकते हैं, महिला के रूप में भी निकाल सकते हैं। हम पुरुष के रूप में ही निकालिए कि 2 पुरुष को 30 दिन समय लगता है, तो टोटल वर्क यह हो जाएगा। और इस काम को हमें अब लेना है 6 पुरुष और 1 महिला से, तो बट्टा में 6 पुरुष और 1 महिला। और जब भी मैन वोमेन के रूप में क्वेश्चन आपका देगा तो यहाँ पे संबंध जरूर देगा जिससे आप दोनों के इफिशियंसी का रिलेशन निकाल सकते हैं। अब आप क्या करिए, इफिशियंसी सबका पुट करिए। 1 मैन का इफिशियंसी 3, तो 2 मैन का 2 तिया 6, तो ऊपर में हो जाएगा आपका 6 गुना 30। पुनः देखिए 1 मैन का इफिशियंसी 3, तो 2 मैन का 2 तिया 6, बट्टा 1 मैन का इफिशियंसी 3, तो 6 मैन का 6 तिरिक 18। 1 वोमेन का इफिशियंसी 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा 18 और 2 20, बट्टा में 20 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 2 तिया 6, 3 गुने 3, यानी कि 9 दिनों का समय लगेगा। ठीक है,
9 दिनों का समय आपका लगेगा इस काम को समाप्त करने में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे देखिएगा यह क्वेश्चन भी टाइम एंड वर्क से है और बहुत ज़्यादा रिपीट करने वाला यह भी क्वेश्चन है। बोला है एक्स और वाई किसी काम को 20 दिन में, एक्स और वाई किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है। या 20 दिन जो समय है ना वह एक्स और वाई दोनों का है। आप चाहे तो यहाँ प्लस भी लगा सकते हैं। ओके, एक्स और वाई दोनों का है। आगे चलिए, अब आगे देखिए क्या बोला है, वाई और जेड। वाई और जेड जो है, ठीक है, यह किसी काम को कर सकता है 12 दिन में। वर्कर यहाँ पेयर के रूप में दिया, और जेड और एक्स उसी काम को 15 दिन में, और जेड और एक्स जो है वह उसी काम को कर सकता है 15 दिन में। यहाँ जो आपका दे रखा है ना डे, सभी वर्कर का जो डे दे रखा है, डे होता है किसी भी वर्कर के द्वारा काम को समाप्त करने में लगा समय। तो एक्स और वाई मिलकर काम को समाप्त करेगा 20 दिन में, ठीक है। वाई और जेड मिलकर काम को समाप्त करेगा 12 दिन में, और जेड और एक्स मिलकर काम को समाप्त करेगा 15 दिन में। देखिए टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ना सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, सभी वर्कर के डे का एलसीएम। तो 20, 12 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 60। टोटल वर्क 60 हो गया। अब अगर टोटल वर्क 60 है तो सभी वर्कर के एक एक दिन का काम निकालिए। कैसे निकलेगा, टोटल वर्क में जिस वर्कर के डे से भाग करिएगा उसके एक दिन का काम निकलेगा। तो 60 यूनिट काम 20 दिन में, तो एक दिन में 60/20 यानी 3, 60/12 यानी 5, 60/15 यानी कि 4। देख लीजिए 20 दिन में 60 यूनिट तो एक दिन में 3। अगर टोटल वर्क 60 लेते हैं तो बोला गया है कि एक्स और वाई किसी काम को 20 दिन में, है ना। एक्स और वाई पूरे काम को 20 दिन में, तो पूरा काम कितना है 60। तो 60 यूनिट काम 20 दिन में यानी 1 यूनिट काम 3 दिन में, ठीक है। तो यहाँ से सभी वर्कर के एक एक दिन का काम निकला है। लेकिन जब आप गौर करिएगा तो एक चीज पता चलेगा कि एक्स प्लस वाई के एक दिन का काम 3 है। यह जो 3 यूनिट काम है एक दिन का, यह किसका है, एक्स प्लस वाई का। और यह जो 4 यूनिट काम है यह किसका काम है, सॉरी 5 यूनिट काम है वो वाई और जेड का है। और यह जो 4 यूनिट काम है वो जेड और एक्स का है। अब इस सबको आपस में आप जोड़िए, सबको आपस में जोड़िएगा। इधर वाला वैल्यू तो 5 3 8 4 12 हो जाएगा। इधर देखिए एक्स 2 बार आया, वाई 2 बार आया, जेड 2 बार आया, सब दो बार आया। तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखेंगे। अब 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान 12 है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कैसे निकालेंगे, तो हम देख लीजिए यहाँ से काटेंगे ना, 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 2 छके 12, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का काम कितना हो जाएगा, 6 यूनिट हो जाएगा। कहने का यह मतलब है कि जब पेयर के रूप में आए एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, इस तरह से आए, तो अगर आपको एक्स प्लस वाई प्लस जेड के एक दिन का काम चाहिए तो आप क्या करिए, सभी के एक दिन के काम को जोड़ के आधा करिए। तो 3 और 5 8 और 4 12, सभी के एक दिन के काम को जोड़ करके और उसमें भाग कितना से करिए, 2 से करिए, क्योंकि जोड़े में आएगा तब 12, अकेले आएगा तो 12/2 यानी कितना 6। तो तीनों वर्कर मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करेगा। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि एक्स वाई जेड मिलकर इस पूरे काम को कितने दिनों में करेगा। तो पूरा काम कितना है, 60 यूनिट है, और तीनों मिलकर एक दिन में मात्र 6 यूनिट काम कर सकता है। तो 60 यूनिट काम करने में समय कितना लगेगा, इसे 10 दिनों का समय लगेगा। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। तो जब पेयर के रूप में दे तो क्या करना है, सबको जोड़ के आधा। तो 3 5 8 4 12, तीनों मिलकर एक दिन में 12 का आधा 6 यूनिट काम करेगा। तो पूरा काम यानी 60 यूनिट काम कितना दिन में, 60/6 यानी कि 10 दिन में। तो सॉल्यूशन बस यहीं पे आपका हो जाएगा, यहीं पे डाटा देख के ही सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। लेकिन यह जो कॉन्सेप्ट था वह आपको समझना जरूरी था। तो यह आज का आखिरी क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही। वापस मुलाकात होगी अगले दिन फिर से एक नए सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।